जैसा कि हम एसएचएम फुल कंप्लीट कर चुके थे, डॉक्टर इफेक्ट पढ़ चुके थे, अब हम मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेजुएशन का जो आपका टॉपिक है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। आपके जैसे एनसीईआरटी में भी एक पैराग्राफ गिवन है। क्या लेवल रहता है पेपर का, नो वन नोस, पर चूंकि हमारे सिलेबस में गिवन है, ग्रेजुएशन क्या फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है, तो हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो विद्यार्थी फिजिक्स के बैकग्राउंड से नहीं है वो भी इसके क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर चुके हैं। यानी ओनली एंड ओनली कुछ पेपर बेस्ड पढ़ाई, सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ वही चीजें जानेंगे कि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आपने देखा क्या, एसएचएम में हमारे पास टॉपिक आता है डैम्प्ड ऑक्सीलेटर्स। क्या होते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेटर्स? ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस हिंदी में कहते हैं अवमंदन दोलक या अवमंदन दोलन। क्या होता है? देखो, जब हम नॉर्मल एसएचएम की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि एक पेंडुलम इस तरीके से मूव कर रहा है। ये पहले इस स्टेज पर गया, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ये घूमते हुए 0 इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0। फिर ये वहां से वापस इस सिरे पे गया, यहां पर वापस इसकी वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। यानी इस पूरे सर्कल के दौरान, इस पूरी सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान इसकी जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हुए आए। हमने हमेशा ए ही माना, यहां से माइनस ए गया, से 0, 0 टू ए टू 0, 0 टू माइनस ए। ये हमने अभी तक पढ़ा। लेकिन क्या रियलिटी में ये चीज पॉसिबल है? क्या हमेशा अगर कोई मोशन कर रहा है तो हमेशा पूरी एनर्जी के साथ इस तरीके से मोशन करता है? अगर ऐसे मोशन करता होता तो कभी कोई चीज खत्म ही नहीं होती, स्टॉप ही नहीं होती। असली में हमेशा ये जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात करा, ये थी आदर्श स्थिति, आइडियल कंडीशन। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं एक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्ट करता है। इस केस में कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा? ऑफकोर्सली वैक्यूम तो है नहीं, एयर होगी। एयर का फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस मोशन पर, पेंडुलम के मोशन पर या फिर कोई से भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट पर हमेशा एक्ट करेगा। अब ये एक्ट करेगा, एक्ट करने पर होगा क्या, इसका जो एम्पलीट्यूड पहले ए था अब वो ऐसे थोड़ा कम हो जाएगा। यानी वो ऐसे 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 धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और लास्ट में उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड 0 का होने का मतलब है लास्ट में वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा मेन पोजीशन पर आके। तो हमें ये पढ़ना है कि डैम्प्ड ऑक्सीलेटर्स या डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, अवमंदन जो दोलन है वो क्या होते हैं और अवमंदन फोर्स किस प्रकार से लगता है। अवमंदन फोर्स यानी डैम्पिंग फोर्स किस प्रकार से लगता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अभी हम कह रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, यानी कोई फोर्स लग रहा है जो इसका एम्पलीट्यूड कम करेगा। अब हम ये मान रहे हैं, मैं वापस बात कर रहा हूं, मैं इस तरीके से लिखूंगा F एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, फोर्स ये प्रोपोर्शनली है इसकी वेलोसिटी के। वापस ये हमने कंसीडर करा है, मतलब असली में क्या होता है, ये इस v के भी और जो पावर्स है उनके प्रोपोर्शनली होता है। हमने सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशंस आसान बनाने के लिए इसको माना कि F डैम्पिंग प्रोपोर्शनली है v के। यहां से क्या हो गया, वापस वही बात, जैसे ही हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। F डैम्पिंग इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाया, यहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा, यहां पर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा वो बीटा मान लेते हैं, और बीटा को क्या कहेंगे, डैम्पिंग कांस्टेंट। आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड नोटेशन हमें यूज करने, हो सकता है पेपर में डायरेक्ट बीटा ही देते आपको। एक और चीज, ये वेलोसिटी के तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो इसका जवाब आएगा ये वेलोसिटी को घटा रहा है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है डैम्पिंग फोर्स यानी अवमंदन बल। तो यहां पर हमारे पास जो फाइनल एफ डैम्पिंग आ जाएगा माइनस बीटा वी। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही आ गया कि एफ डैम्पिंग की वैल्यू इक्वल होती है, दो ऑप्शन दे दिए, माइनस बीटा वी, माइनस बीटा अपॉन वी, माइनस बीटा वी स्क्वायर, या एनीथिंग एल्स, नन। आपको क्या लिखना है, एफ डैम्पिंग क्या है, माइनस बीटा वी के इक्वल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब
अभी इस बीटा के रिलेटेड भी अपन क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी चलो कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया कि भैया बीटा बताइए आपने, ये जो बीटा है इसकी यूनिट बताइए और इसकी डायमेंशन बताइए। कैसे निकालूंगा, ये एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी को पता है एफ डंपिंग बराबर माइनस बीटा वी, एफ डंपिंग की क्या यूनिट हुई, यानी फोर्स की यूनिट m1 l1 t-2, बीटा की फाइंड करनी है, वेलोसिटी की क्या होगी l1 t-1, l1 से l1 कैंसिल आउट, t-1 से एक t-1 कैंसिल आउट, तो बीटा की यूनिट हो गई m1 t-1। एक क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था, एफ डंपिंग की वैल्यू क्या होती है माइनस बीटा वी। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, बीटा की डायमेंशन क्या है m1 t-1। तीसरा क्वेश्चन बीटा की यूनिट क्या है, यूनिट वापस पता चल जाएगा। m1 किसको डिनोट कर रहा है, kg को, t-1 किसको डिनोट कर रहा है, सेकंड, t डिनोट कर रहा है सेकंड को, और t-1 दे तो सेकंड इनवर्स। तो एक और हमारे पास क्वेश्चन हो गया, बीटा की जो यूनिट है यानी डैम्पिंग कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम इनटू सेकंड इनवर्स। तो अभी अपन ने सिर्फ फॉर्मूले लिखने पे 3 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक, अब अपन लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेटर। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या से लिखते हैं अपन ने, उसकी क्या लिखी थी एसएचएम की। एसएचएम में लिखा था हमने सिर्फ एक फोर्स लग रहा था, कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या वैल्यू थी उसकी, F बराबर माइनस के एक्स, यानी हमने लिखा था m d2x अपॉन dt स्क्वायर। हमने ऐसे लिखा था m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के एक्स क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स। अब क्या सिर्फ माइनस के एक्स लग रहा है या एक और फोर्स लग रहा है, उस केस में सिर्फ माइनस के एक्स था और एम्पलीट्यूड था वो हमेशा सेम रह रहा था। डैम्पिंग ऑक्सीलेटर में जैसे ही हम बात करेंगे, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की बात करेंगे, तो एक और फोर्स लग जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ डैम्प्ड होता है माइनस बीटा वी। यहां पर एक और फोर्स आ जाएगा माइनस बीटा वी। अब आपको देखने में इस इक्वेशन को देखिए, आपको क्या दिखेगा, पहली टर्म्स d2x अपॉन dt स्क्वायर, दूसरी टर्म माइनस के एक्स, तीसरी टर्म में कहीं आपको x दिख रहा है माइनस बीटा वी। अब आप कहेंगे x तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे इतना जरूर है कि अगर आप लोग पास आउट होकर आए हैं तो v को dx अपॉन dt लिखते हैं, इतना आपको थोड़ा अंदाजा होगा। तो v बराबर होता है dx अपॉन dt। जैसे ही मैं इसको एक सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स माइनस बीटा dx अपॉन dt। एक और पूछा जा सकता है आपसे, एफ डैम्पिंग को यहाँ पर माइनस बीटा भी नहीं देके माइनस बीटा dx अपॉन dt भी दे सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया माइनस, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, बताइए डैम्पिंग फोर्स इक्वल होता है माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा dx अपॉन dt और माइनस बीटा d2x अपॉन dt स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ लिया डैम्पिंग फोर्स क्या इक्वल है, क्या इक्वल है माइनस बीटा एक्स के, बीटा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा dx अपॉन dt है माइनस बीटा d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा माइनस बीटा dx अपॉन dt। हम ये कर रहे थे, हमने देखा m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स माइनस बीटा dx अपॉन dt। ठीक है, इसे थोड़ा अजीब सी लग रही है, इसे एक सिंपल ले लेते हैं, इस सारी टर्म्स को इस साइड ले आते हैं और जैसे ही मैं इस साइड लिखूंगा तो हो जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस बीटा dx अपॉन dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, सिलेबस में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से भी यानी ऑर्डर और डिग्री आपको निकालना आनी चाहिए। कैसे करेंगे, इस m को डिवाइड कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और पर्टिकुलर फंक्शन दो प्रकार से सोल्व की जाती है डिफरेंशियल इक्वेशंस। पर इतना क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए रहने देते हैं। मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को दिक्कत हो रही होगी क्योंकि सिर्फ m से डिवाइड करा है। ठीक, जैसे ही मैं इतना लिखता हूं, ये इक्वेशन अपने पास पहले भी थी और ये k बाई m किसके इक्वल था,
ओमेगा जीरो, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू आ गया के बाई एम। और ये ओमेगा नोड क्या है? ओमेगा नोड अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो है अनडम्प्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वह फ्रीक्वेंसी जो जब डैम्पिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। और ये बीटा बाई एम क्या है? ये बीटा बाई एम को मैं मानता हूं 2b, और ये बीटा बाई एम इक्वल टू हो जाएगा 2b। 2b यहां पर क्या है? 2b है यहां पर एक्सटेंट ऑफ डैम्पिंग। हिंदी मीडियम वाले भी याद कोशिश करें कि इसको डायरेक्ट याद रखें, एक्सटेंट ऑफ डैम्पिंग यानी अवमंदन कारक शायद तक। अब क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे यही पूछ ले, इनमें से कौन सी इक्वेशन डैम्प्ड ऑक्सीलेटर की इक्वेशन को डिनोट करती है? पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ ले? 2b की वैल्यू पूछ ले। एक और बात याद रखिएगा, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में इसको 2b लिखा जाता है, कुछ में b लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर अपन शीघ्राचार्य थ्योरम का यूज करते हैं, इसलिए 2b कॉमनली यूज किया जाता है 2b, इसलिए अपन ने भी 2b लिखा है इसे। 2b बराबर बीटा बाई एम। वापस क्वेश्चन बनाते हैं। 2b की यूनिट पूछ सकते हैं, क्या हुई 2b की यूनिट? बीटा बाई एम। बीटा क्या था? पढ़ के आए अपन, किलोग्राम इंटू सेकंड इनवर्स। नीचे क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट। 2b की यूनिट हो गई सेकंड इनवर्स, डायमेंशन क्या होगी? टाइम इनवर्स। वापस अब मैं आपको बता रहा हूं, एक और टर्म को हम डिवाइड करते हैं। टो को जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो इक्वल होता है टो बराबर 1/2b, यानी टो रिलैक्सेशन टाइम है जो होता है एक्सटेंट ऑफ डैम्पिंग है रेसिप्रोकल के इक्वल, यानी टो बराबर है 1/2b। टो को अपन क्या लिख सकते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। वापस क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट टो भी पूछा जा सकता है, इसकी यूनिट पूछी जा सकती है। अब रिलैक्सेशन टाइम, आप कहीं पे भी टाइम आ जाए, कोई सी भी टाइम हो, कोई सी भी लेंथ हो, उसकी जो यूनिट होती है ना वो हमेशा सेकंड ही होती है एसआई में, और उसकी जो डायमेंशन होती है वो t1 के इक्वल होती है। हमारे सर जब डायमेंशन बढ़ाए जा सकते हैं तब वो जो आंसर जो क्वेश्चन सोल्व कराया जाता है ऐसे बताते थे, गधों में गधाई जुड़ता है और घोड़े में घोड़ा ही जुड़ता है, इसी प्रकार से। और कभी भी कोई भी चल जाए तो वो उसका सेम ही रहता है। ये जो टो है इसकी जो यूनिट है वो है सेकंड, डायमेंशन जो है t1। वापस कितने क्वेश्चन हो गए? 2b की यूनिट पूछी जा सकती है एक नंबर में, 2b की डायमेंशन पूछी जा सकती है, रिलेशन टाइम की यूनिट पूछी जा सकती है, और रिलेशन टाइम का ही डायमेंशन पूछी जा सकती है, और रिलेशन टाइम का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। इतनी इसे बीटा बाई एम के रूप में भी लिखता है। बीटा बाई एम के रूप में टो को कैसे लिख लेंगे अपन? रिलेशन टाइम को 1/2b, यानी इसको लिख लेंगे अपन m/बीटा। मुझे नहीं लगता इतने में आपको लोगों को कोई दिक्कत होगी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। क्या करा? लगने वाला फोर्स Fm d2x/dt²। जब डैम्पिंग नहीं है तब था -kx, यहाँ पर डैम्पिंग इसलिए आ रहेगा -βv। v को लिख सकते हैं dx/dt, या dx/dt लिख लिया, dx/dt इस साइड ले आए, m का डिवाइड कर दिया, बीटा बाई एम dx/dt प्लस k बाई एम x बराबर 0। बीटा बाई एम को 2b से डिनोट कर दिया और k बाई एम को ओमेगा 0 लिख दिया। हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई थी d2x/dt² प्लस 2b dx/dt प्लस ओमेगा 0² x इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन थी। अब वापस इस प्रकार के इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें? तो इस प्रकार के इक्वेशंस अगर यहाँ पर कोई होता तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं। चूंकि यहाँ पर 0 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से डायरेक्ट निकालते हैं। आप लोग को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसका सोल्यूशन याद रखिए। इस ये जो इक्वेशन होती है, या तो आप x बराबर e की पावर माइनस bt मान कंसिडर लीजिए, x बराबर e की पावर माइनस 2bt कंसिडर कर लीजिए। यहाँ से इसे सोल्व कीजिए, इसे सेटिस्फाई करता है तो अपन इसका सोल्यूशन मानते हैं x बराबर e की पावर माइनस bt c1 e की पावर b² माइनस ओमेगा 0² t प्लस c2 e की पावर प्लस ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, माइनस b² माइनस ओमेगा 0² t।
क्यों लिख रहे हैं, इतनी बड़ी याद हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं याद करने की। या तो आप इससे कर लीजिए, एक्स बराबर ई की पावर माइनस बी टी, सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं भी हो तो भी मैं तो नहीं कहूंगा कि आप याद रखिए, बस इतना याद होना चाहिए। आपसे क्वेश्चंस क्या आएगा, आपको ये इक्वेशन याद नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद होना चाहिए कि जो एम्पलीट्यूड है उसका डिके, यानी आपसे पूछ सकता है एम्पलीट्यूड का डिके जो होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। यानी ये जो एम्पलीट्यूड घट रहा है ये किस प्रकार से घट रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है इसका। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अपन डायरेक्ट याद करते हैं। देखो e की पावर माइनस बी टी, C1 e की पावर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस C2 e की पावर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। तीन केस हो सकते हैं यहां से। पहला केस हो सकता है ये b ग्रेटर देन हो सकता है ओमेगा जीरो के इक्वल। ये केस जो होता है, ये केस होता है ओवर डैम्पिंग का केस, यानी b की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है ओमेगा जीरो से, यानी इतनी ज्यादा डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, यानी उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही तेजी से घट रहा है। इस इक्वेशन को देखिए, e की पावर माइनस बी टी डिके कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो टी, बी वैसे ही ज्यादा है ओमेगा जीरो से, पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये उससे भी ज्यादा रहेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर टी, ये तो पहले ही नेगेटिव आएगा। तो ये मोशन कभी भी ऑक्सीलेशंस होंगे ही नहीं, यानी एम्पलीट्यूड एक बार डिक्रीज होने लगा तो हमेशा ही डिक्रीज होगा रहेगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन ये आ सकता है कि ओवर डैम्पिंग केस में, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के ओवर डैम्पिंग केस में ऑब्जेक्ट की मोशन क्या होती है, ऑसिलेटर की मोशन क्या होती है, तो आपको लिखना है नॉन ऑसिलेटरी होती है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस हो सकता है क्रिटिकल डैम्पिंग का, यानी अब b लगभग में इक्वल हो जाए ओमेगा जीरो के, b इक्वल है ओमेगा जीरो के, b बराबर ओमेगा जीरो रखा तो यहां पर ही b बराबर ओमेगा जीरो रखना पड़ता है, यहां से नहीं रखता है। अब आपको याद रखना है कि ये सोल्यूशन यहां पर बेस नहीं होगा, b बराबर ओमेगा जीरो जब रखेंगे तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, यानी सेम रूट वाले होंगे, तो इसका सोल्यूशन होगा c1 प्लस c2t e की पावर माइनस बी टी e की पावर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर।